चलिए जी, कंपैरेटिव सॉरी आज हम लोग शुरू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक ही दिन रहेगा, आज ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लीजिए चैप्टर नंबर 4 आ गया है, थर्ड बुक का हमारा, ठीक है ना। तो वही 3 से 4 नंबर के आसपास का मिलेगा और ज़रूरी नहीं है मिले ये पेपर में, और ज़रूरी पिछले वाले चैप्टर का भी नहीं था कॉमन साइज उसका कंपैरेटिव वाले का। तो ये दोनों में से मिला के 3-4 नंबर का दे देते हैं, पर तैयार तो करने पड़ेंगे। तो आज हम लोग कौन सा शुरू कर रहे हैं? कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, कॉमन साइज, जरा नाम को पकड़ो ना, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? मतलब सबको एक ही पैमाने पे लेना है, सबको एक ही स्केल पे नापना है, ऐसा नहीं लग रहा कुछ? कॉमन स्केल सबको एक ही जैसा दिखाना है हमें। तो वो कैसे करेंगे हम लोग? लो ये क्या है? हाँ, ये है आपके नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन्हीं के बेस पर हम लोग क्या सीखा था? हाँ, और इन्हीं के बेस पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? कॉमन साइज एसपीएल और कॉमन साइज बैलेंस शीट। लो जी, पहले जरा एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कि हमने कंपैरेटिव में क्या किया था। कंपैरेटिव के अंदर चीजें कैसे चलती थी? यहाँ पर करंट और प्रीवियस होता था, पर यहाँ पर प्रीवियस और उसके बाद निकलता था एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। और इसके टाइटल में क्या रहता था दोस्तों? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2 साल के नाम आ जाते थे जो लास्ट डेट होती थी। और इसके अंदर भी सेम प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, और टाइटल में एज एट 31 मार्च फलाना साल और दूसरा साल, ऐसे करके आ जाता। हाँ या ना? ठीक है। तो इन्हीं के बेस पर कॉमन साइज कैसे बनाई जाएगी, पहले एक बार थोड़ा बात कर लें जरा। अच्छा, यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, पर यहाँ पर आपने क्या करना होगा? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सुनो। अच्छा, आप लोगों को पता है ये जो फिगर्स होते हैं इसके अंदर, ये फिगर्स जनरली लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में या थाउजेंड्स की टर्म में होते हैं, और जिनको कहीं ना कहीं समझना मुश्किल भी होता है। तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है? जब मैं तुम लोगों के टेस्ट लेता हूँ और टेस्ट में जब मैं आपको अगर वैल्यूज दे दूं लाखों रुपए में, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। कैसे बताओ, क्या समस्याएं बढ़ जाती हैं तुम्हारे लिए जब बड़े बड़े फिगर्स होते हैं उसके अंदर? कैलकुलेशन की, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, डिवाइड करना, परसेंटेज निकालना कहीं ना कहीं मुश्किल होता चला जाता है। अच्छा, वो मुश्किल हो क्यों रही है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। अब मैं कह रहा हूं भाई, मान लो 100 और 200 को ऐड कर दो, बहुत आसान लगने लगेगा। अब भाई मैं आपसे कहूं 2, 3, 5, 7, 6 और यहां पर एक और ले लो, अब इसे ऐड करो, तो मैं दोनों में एडिशन ही पूछ रहा हूं ना आपसे, पर ये इतना आसान क्यों लग रहा है और ये इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि फिगर्स जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं उसमें उसकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग मुश्किल है। तो हमें क्या करना है? अपने बड़ी टर्म्स में नजर आने वाले डेटा को छोटी से छोटी टर्म में लाके प्रेजेंट कर देना है, और बेस्ट टर्म जो इसके लिए मानी जाती है वो मानी जाती है 100। तो 100 को अपना बेस मानेंगे और उसके बेस पर सारी चीजों को उसके रिलेशन में प्रेजेंट किया जाएगा। तो वो कैसे किया जाएगा, सुनो। हम यहां पर क्या करेंगे, मैं पहले बैलेंस शीट के ऊपर बात करता हूं। अब बैलेंस शीट के अंदर फिलहाल देखो, आप बताओ हमारी प्रीवियस ईयर पे बात कर लेते हैं। पहले प्रीवियस ईयर में मेरी टोटल लायबिलिटीज कितनी है? 2500 रुपए की मेरी टोटल लायबिलिटीज है। अच्छा, इस टोटल लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल कितनी है? 500। इसका मतलब पता है क्या है आपके शब्दों में? क्या मतलब? 20%। हाँ या ना? पर फिलहाल तो देखो ये जो टर्म्स दिख रही हैं ये भी बहुत छोटी दिखाई दे रही हैं, पर अगर आप रियल प्रैक्टिकली उठा के कोई बैलेंस शीट देखो तो उस बैलेंस शीट के अंदर इतने छोटे फिगर्स नहीं होते हैं, लाखों, करोड़ों या अरबों रुपए की टर्म्स में चीजें होती हैं।
तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर 100 के इक्वल मान लेंगे। अगर मैंने इसे 100 माना है तो मुझे इसे भी तो उसी टर्म में यहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये मैं कैसे निकालूं, 500 डिवाइडेड बाय 20, 500 इंटू 100 तो कितना आया, तो यहां लिखेंगे 20। इसका निकालो 200 डिवाइडेड बाय 20, 500 इंटू 100 तो कितना आया, 8 आया। तो इस तरह से करके ये सारे एलिमेंट किस रिलेशन में आ जाएंगे, 100 के रिलेशन में प्रेजेंट हो रहे होंगे। अब तुम सोचो जरा, इसको पढ़ना और इसको पढ़ना, देखो कितना आसान हो गया। ऐसा नहीं है कि इससे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, इंफॉर्मेशन तो मिल रही थी पर इजी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। जब आपको ये वाले फिगर्स नजर आएंगे तो आप ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग निकाल पाएंगे और वो बहुत क्विकली भी होगी वो चीजें आपके लिए। समझ आ रहा है? तो यही एक्सरसाइज जो मैंने प्रीवियस ईयर के लायबिलिटी साइड के लिए करी, वही करंट ईयर की लायबिलिटी के लिए भी की जाएगी और वही एसेट साइड के लिए भी की जाएगी। ठीक है, चलो एक तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। मैं इसकी बात जानना चाहता हूँ, यहाँ पर इसका कैसे निकालेंगे परसेंटेज। आयुष, 360 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 100, आई थिंक 12 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 12%। ठीक है, अच्छा इसका मतलब एक बात पक्की है, यहाँ पर सब के अंदर 100 ही लिया जाएगा। अच्छा यहाँ पर टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी दोनों में से किसी को भी 100 ले सकते हैं। इसका मतलब साफ है, जब आप क्या बनाएंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर अपना बेस ऑफ कैलकुलेशन क्या लिया जाता है, टोटल एसेट भी कह सकते हैं या टोटल लायबिलिटी भी कह सकते हैं। पर ऐसा क्यों, खाली इसी को क्यों बेस लिया जा रहा है? कोई आपके पास विचार हो, टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी को बेस क्यों लिया जा रहा है? बताओ, कोई तो विचार होगा। बुद्धिजीवी लोग चुप बैठे हैं। कुछ बच्चों के हाथ नीचे रखे हुए थे, वो ऊपर मुंह तक आ गए हैं विचार करते करते। ऐसा होता है अक्सर, हम सोचने लग जाते हैं। जवाब दो भाई, अब हाथ नीचे चले गए। हाँ जी, अरे एक बात बताओ, क्योंकि ये जो सारे एलिमेंट हैं, कोई सी भी एक साइड की बात कर लो, ये सारे एलिमेंट मिलकर ही तो इस टोटल वैल्यू को जन्म दे रहे हैं, हाँ या ना? और अगर मैं मान लो किशोर जी से एक ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूं, मान लो मैं किशोर जी से एक लोन लेना चाह रहा हूं, ठीक है, तो मुझे इससे लोन लेना है तो मेरे लिए तो लायबिलिटी रहेगी। तो किशोर जी जब मुझे लोन देंगे तो लोन देने से पहले मेरी ओवरऑल सिचुएशन चेक नहीं करेंगे क्या? ओवरऑल सिचुएशन का मतलब मेरी बाकी सारी लायबिलिटीज और मेरी सारी एसेट्स भी चेक करेंगे वो, तब जाके तो वो लोन देंगे। तो अगर आप एक पूरा रिलेशन जानना चाहते हैं तो पूरा रिलेशन आपको तभी मिलेगा जब आप इन सब चीजों से बने हुए एलिमेंट यानी कि टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी को बेस मानोगे, तब जाके ही तो आपको पूरा रिलेशन पता चलेगा। नहीं समझ आई मेरी बात? तो यही सेम बात एसेट और लायबिलिटी दोनों के ऊपर अप्लाई होगी। पॉइंट क्लियर है? आओ जरा इसके अंदर कुछ और पूछना हो। अच्छा यहां पर प्रेजेंटेशन कैसे रहेगी? ऊपर क्या लिखना है आपने? परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल विच हैज बीन टेकन एज द बेस 100 फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर है? अच्छा यहां पर आपने बैलेंस शीट के टोटल को अपना बेस मान लिया, 100 मान लिया, और 100 के रिलेशन में बाकी सब का परसेंटेज निकाल लिया। एसपीएल के अंदर मैं क्या करूं? एसपीएल के अंदर बेटा इसे बेस माना जाता है, मतलब यहां पर आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ आरएफओ, ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर कैलकुलेशन और ये हो गया करंट ईयर। तो अगर आपने इसे 100 माना है तो ये करंट ईयर का 100 हो गया। चलो अगर आप 4000 को कितना कह रहे हैं?
अगर 4100 के बराबर है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? 200 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू कितना आ गया? 5। तो ये वाला डेफिनेटली 105 आएगा। अच्छा, इसका रिलेशन निकालो, ये भी 5 आएगा, ये 7.5 आएगा, ये 15 आएगा। रिया कैसे निकाला 15? 600 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू। अच्छा, यहाँ पर RFO यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अपना बेस माना गया है, इसका कोई कारण? भैया इसी के लिए तो बिजनेस किया जा रहा है, इन सब चीजों के लिए थोड़ी बिजनेस कर रहे हैं। ये सब चीजें तभी तो होंगी जब आप माल बेच रहे होंगे। माल बेचने के लिए ही यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए तो बिजनेस खोला था। तो हमारा यहाँ पर जो मेन एलिमेंट है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, इसको जानने से देखो कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर मैं 100 रुपए का माल बेचता हूं, अगर मैं 100 रुपए का माल बेचता हूं तो मुझे 5 रुपए मटेरियल पे खर्च करने पड़ते हैं और मुझे 7.5 रुपए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो इन सब का रिलेशन आपको पता चलता है 100 रुपए की टर्म में पता चलता है। कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप लोग भी तो करते हैं अपने मार्क्स के साथ ये वाला कैलकुलेशन, परसेंटेज निकाल के आपको पता चल जाता है कि टोटल मार्क्स के कंपैरिजन में किस सब्जेक्ट ने आपका खेल खराब किया और किस सब्जेक्ट ने आपके खेल को संभाला। मिलती है ना इन्फॉर्मेशन, तो वहां पे भी तो हम यही वाला काम करते हैं। ठीक है, आओ टाइटल ध्यान रखेंगे, उसके अंदर फॉर द ईयर और इसके अंदर टाइटल में आ जाए। देखो जरा ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर बैलेंस शीट आपको खुद बनानी पड़ेगी। हाँ जी, शेयर कैपिटल क्लियर आइटम है, एक हेड है हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस भी एक सेपरेट हेड है, और नॉन करंट लायबिलिटी ये आ गया, करंट लायबिलिटी ये भी क्लियर है, और नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या दे रहा है? पहला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल। तो ये आपको इसके अंदर लेना है। हालांकि इसके अंदर भी अंदर दो होते हैं, क्या क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अलग और इंटेंजिबल एसेट, पर आपको उसके अंदर नहीं जाना है क्योंकि ये जो दे रहा है ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल चारों का दे रहा है। तो आपको हेड के अंदर ही रहना है, सब हेड के अंदर नहीं घुसना। क्लियर है मेरी बात? तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी और करंट एसेट की इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, चलो जरा प्लेस कराओ। सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना है क्योंकि यहाँ पर भी डेटा प्रीवियस और करंट की फॉर्म में है और यहाँ पर प्रीवियस और करंट इस तरह से रहेंगे। तो सबसे पहले इसे कंप्लीट करो, फिर इसके ऊपर आना। बताओ, शेयर कैपिटल 21 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 20 लाख 40,000 और करंट लायबिलिटी 12 लाख 60,000 और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये मैंने जान के रखा था ताकि आप बुलेट्स में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वो खाली रहेगा, वो नहीं आएगा। करंट एसेट्स में 24 लाख, डेफिनेटली टोटल 60 लाख ही आएगा। और सेम एलिमेंट आप लोग अपने आप डाल देना करंट ईयर वाले। ठीक है, निखिल हमें बताएगा, निखिल यहाँ वाली परसेंटेज कैसे आएगी? 21 lakh upon 60 lakh into 100। बिल्कुल, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। आई थिंक ये 35 आएगा, 35% और ये 100 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से सारे परसेंटेज आप लोगों को खुद निकालना है और जो परसेंटेज आपको मुश्किल लगे उसको रफ वर्क में निकालने की बजाय नीचे वर्किंग नोट में निकाल दो। टाइम तो जब भी लग रहा है तो बेटर यहीं पे निकाल लेना उसे। आप देख सकते हैं एक बार इसका सॉल्यूशन और इसके बारे में ये देखो क्या लिखा है। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज 100% स्टेटमेंट भी इनको बोला जाता है। ठीक है, और इसके बारे में जरा थोड़ा सा रीड करें आप, विचार।
कोई डाउट तो नहीं, सिंपल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपको दो अलग अलग बिजनेस दिए हुए हैं, तो आपने दोनों को किस तरह से प्रेजेंट करना है। यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन ए लिमिटेड की रहेगी और यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन, ये हो गए उसके एब्सोल्यूट अमाउंट्स और ये होंगे 100 वाला जो हमें रिलेशन बनाना है, ठीक है। और ये हो गया अमाउंट का और ये हो गया परसेंटेज वाला। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या बात सीखने के लिए मिलती है कि कौन सी एनालिसिस है, वर्टिकल एनालिसिस। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जो परसेंटेज निकालते हैं यहां निकालते हैं और यहां पर उसका परसेंटेज निकालते हैं, तो ये जो एनालिसिस है ये टॉप टू डाउन के फॉर्म में है ना, या राइट टू लेफ्ट के फॉर्म में, टॉप टू डाउन, तो इसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल। और इंटर फॉर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ए का कंपैरिजन बी के साथ भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, क्या ऐसा भी पॉसिबल था, नहीं, थोड़ी देर में बात करते हैं इसके बारे में, इसे ऐड करो होमवर्क में। चलो जरा यहां देखो, मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, पर यहां पर सीखने वाली बात है कुछ। अब यहां पर ये एक ही तो बिजनेस है, बिजनेस भी एक है और साल भी एक ही है। क्या मैं कॉमन साइज बना सकता हूं, हाँ या ना, बना सकता हूं ना। एक ही साल के डेटा के बेस पर मैं कॉमन साइज बना सकता हूं। कंपैरेटिव बना सकते हो क्या, क्यों, कंपैरेटिव के लिए या तो 2 फर्म दे या फिर 2 साल दे, हाँ या ना। तो इसके बेस पर ये आप आराम से बना सकते हैं। तो देखो सीखने के लिए क्या मिला, क्लियर है, याद रहेंगी ये छोटी छोटी बातें। हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा भी आए कि मैं सिंगल ईयर के डेटा के बेस पर कंपैरेटिव भी बना सकता हूं। सिंगल ईयर अगर आपको बनाना भी है ना, तो फिर बिजनेस भी तो 2 होने चाहिए, हाँ या ना, या तो 2 बिजनेस हो या 2 साल हो, तब जाके कंपैरेटिव बनेगी। और कॉमन साइज एक ही फर्म के एक ही साल के डेटा के बेस पर भी बन जाती है, ठीक है। इसमें आइए जरा, मुझे इसके अंदर खाली इस पे बात करनी है बस, और वो भी इस एलिमेंट के बारे में। आओ जरा देखते हैं, ये हमारा कौन सा साल है, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के अंदर हमारा ये 40 लाख कहां चला गया, ये यहां चला जाएगा। अच्छा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये हमारा 30 लाख 40,000 यहां चला जाएगा। और चेंज इन इन्वेंट्री ये कितना है, माइनस का 80,000। तो इसका यहां पर क्या निकलेगा, इसे तो आप यहां पर 100 ले लेंगे, बताओ ये कैसा निकलेगा, क्या ये ब्रैकेट में आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसका परसेंटेज भी ब्रैकेट के अंदर ही आएगा, ठीक है ना। कर लेना खुद, ऐड करो होमवर्क में। ये एक और है टाइप ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। इसको आज तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कभी नहीं देखा गया, मैंने तो देखा नहीं है। हाँ, इसका थियरी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कभी पूछ सकता है कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होती है, वो कैसे परफॉर्म की जाती है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है थियोरेटिकली। पर कैसे करते हैं सुनो, इसमें आपको जैसे बैलेंस शीट के सारे आइटम नहीं दे रखे हैं, तो आपको फिलहाल कितने आइटम दे रखे हैं, 3 आइटम, और यहाँ पर दे दिया आपको कितने साल का डेटा, 4 साल का। इतना लंबा डेटा अगर आपको दिया जा रहा है तो उसकी क्या वजह होगी, सोचो। पिछले 4 साल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इतना लंबा डेटा क्यों दिया जा रहा है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। अरे भाई, आप अपने पास्ट के 1 साल देख लो, 2 साल देख लो, अब 4 साल देख रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट समथिंग, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं आप, कि कहीं ना कहीं आप भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या, ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस कैसे की जाती है, अब आप क्या करेंगे, आप इसको अपना बेस मान लेंगे और इसके जो भी एलिमेंट हैं आप इन्हें 100 मान लो, और इसी का इन सब के साथ रिलेशन ढूंढना है अब आपने।
बहुत आसान है। अगर ये 2,00,100 के बराबर है तो ये डेफिनेटली 150 के बराबर होगा। कैसे निकलेगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू, तो ये कितना आ गया? 150 आ गया। इसके ऊपर आओ, ये कितना हो गया? ये 200 हो गया। तो ये कितना हो गया? ये 250 हो गया। तो इस तरह से करके आप सारे एलिमेंट के बारे में ग्रैंड एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। आसान है। चलो, ये होमवर्क में मैंने नहीं रखा। इसके अंदर क्या है? अब तो ये वाला तुम्हें पता चल ही गया है। जो इसके लिए है बात, वही सेम बात इसके लिए अप्लाई रहेगी। ठीक है, इसे भी रखो होमवर्क में। कितने हो गए? तीनों हैं। चलो आगे बताओ जरा, ये बोला। ये बहुत आसान होता है। ये 40 लाख है, इसे भी ये 50 है, इसे भी 50 ले लो। 100 100 100 और 100 बताओ। 100 का 4 यानी कि 4%, तो इसका 4% ले लो, 1,60,000। हाँ, और कितना परसेंट? 6, तो इसका 6%, 2,40,000। तो इस तरह से करके निकाल देना। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये वाला सेम ही टाइप का बस हो जाएगा पक्का। इसको देख के घबरा मत जाना, क्योंकि ये इन दोनों से मिलके बना होता है कि 105 कहाँ से आ गया, क्योंकि भाई इन दोनों के टोटल से बना हुआ है ना, टोटल रेवेन्यू। तो पहले मुझे जरा होमवर्क कंफर्म कराओ, फिर थ्योरी रीड करेंगे। बताना। 3 7 15। हाँ बताओ। बैलेंस शीट का टोटल 10 लाख, बैलेंस शीट का टोटल 10 लाख और 12 लाख। और 12 लाख। ठीक है। 7 में आरएफओ हाँ 60 लाख 60 लाख। और 40 लाख। ठीक है। 3 में आरएफओ 48 लाख। आरएफओ 48 लाख। ठीक है। बस ये 3 क्वेश्चन रहेंगे, नोट कर लेना आप लोग। होमवर्क बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। जरा ये रीड करें आप।
हो गया। ये था कंपैरेटिव का। कॉमन साइज के बारे में थोड़ा सा ये ऊपर रीड करो। हो गया। ये लास्ट है। गया? ठीक है। बस ओवर। होमवर्क लिख लिया है ना?